हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण अध्याय धातु और अधातु। इस अध्याय में हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन किया था कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। धातुएं विभिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करके कौन कौन से उत्पाद बनाती हैं और वे किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन किया था 3 गुणों का। वो 3 गुण कौन कौन से थे? सबसे पहला था धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वहां आपको बताया गया था कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वे धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। वो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे। उनमें से कुछ धातु के ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। दूसरे गुण के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था जल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे सामान्य रूप से धातुओं के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। वहां पर आपको बताया गया था कि किस प्रकार से धातुएं जब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और वो वही धातुएं करती हैं जो अतिक्रियाशील होती हैं, हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अतिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। परंतु जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि वहां पर जल को भाप के रूप में, स्टीम के रूप में लेना होगा। फिर वो धातुएं जो कम क्रियाशील हैं भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं और साथ में क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरे गुणधर्म में हमने वहां पर अध्ययन किया था कि जब धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या उत्पाद बनता है। हमने वहां अध्ययन किया था कि धातुएं जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातुओं के लवण बनते हैं, मेटालिक साल्ट, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार से हमने वहां पर बहुत सारे उदाहरणों का भी अध्ययन किया था। यह जो 3 गुण है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, हम अपने पिछले लेक्चर के दौरान अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा वह रहेगा धातुओं के बाकी जो 3 बचे हुए गुणधर्म हैं उनका अध्ययन करना। वह 3 गुणधर्म कौन से हैं? आइए जरा एक नजर डालते हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि धातुएं धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाने वाली है। धातु लवण अर्थात मेटालिक साल्ट, मेटल उनके अंदर ऑलरेडी है, ऐसा साल्ट, ऐसा लवण जिसमें धातु है, और फिर उसको धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो धातु का धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनने वाला है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा जो आज का मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा धातुओं का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन गैस के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाने वाली है, उनके उदाहरण भी हम अवश्य देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास आज का जो अंतिम उद्देश्य रहेगा वह रहेगा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाने वाली हैं। तो हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह है धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया और धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। चलिए
सबसे पहले हम चलते हैं कि जब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या उत्पाद बनता है और किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब कोई धातु किसी भी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है, कोई भी धातु है और वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेगी, तो क्या उत्पाद बनने वाला है। याद रखिएगा, धातु का लवण ही बनेगा और साथ में वहां धातु ही बनने वाली है। याद रखिए आप ये अभिक्रिया, जब धातु किसी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु का लवण बनेगा और साथ में धातु बनेगी। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि धातु है, इधर भी धातु है, धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवा रहे और धातु लवण ही बन रहा है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होने वाला है। लेकिन आपको जो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वह क्या है, देखिए यहां पर हम लेंगे ए धातु और ए धातु अर्थात कोई अलग से धातु है, उसको हम दूसरी किसी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ए धातु है यहां पर और हम वहां पर उसको बी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं। ए धातु को बी धातु लवण के साथ, अर्थात यहां पर धातु जो धातु लवण में उपस्थित है वह और जो अलग से जो धातु है वह दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न धातु है यहां पर। तो जब एक धातु किसी दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करेगी तो वहां पर अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं हो सकती। ये दोनों ही चीजें किस पर निर्भर करेगी कि अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, ये निर्भर करेगी इस धातु की और इस धातु की क्रियाशीलता के ऊपर। इन दोनों धातुओं में से कौन सी अधिक क्रियाशील है उसके ऊपर निर्भर करेगा। यदि धातु ए अधिक क्रियाशील है, याद रखिएगा, यदि धातु ए अधिक क्रियाशील है, ये देखिए अधिक क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव है, किससे, धातु बी से जो लवण में मौजूद है, तो अभिक्रिया होगी। क्या होने वाला है फिर, ये जो ए धातु है यह जाएगी और यहां से बी धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देगी और क्या बना देगी, ए धातु जब यहां धातु के लवण में से बी धातु को निकाल देगी, विस्थापित कर देगी, ए धातु यहां पर आ जाएगी। तो क्या बनने वाला है यहां पर, ए धातु का लवण बनने वाला है। और धातु कौन सी निकल गई है वहां से निकल गई है बी धातु। तो हमारे पास अलग से धातु कौन सी बनेगी, यहां पर बी धातु बनने वाली है। फिर से मैं एक बार यहां पर दोहरा रहा हूं, आप देखिए, यदि ए धातु जो अधिक क्रियाशील है ऐसी किसी धातु के लवण से बी जो कम क्रियाशील है से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, अगर यह अधिक क्रियाशील है तो यहां से बी धातु के लवण में से बी धातु को विस्थापित कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, खुद उसकी जगह आ जाएगी और ए धातु का लवण बन जाएगा, ये देखिए, और बी धातु अलग हो जाएगी। यह अभिक्रिया होती है। इसको उदाहरण से समझे, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। देखिए, हम यहां पर एक धातु ले रहे हैं जिंक, Zn, जिंक, उसको मैं एक अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करवाता हूं। यहां पर मैंने एक अन्य धातु ले ली है कॉपर सल्फेट CuSO4। यहां कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर धातु है, देखिए, और यहां पर जिंक धातु है, दोनों धातुएं हैं। अब इन दोनों धातुओं में से हमें यह देखना है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। तो इन दोनों धातुओं में से जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा, जाएगा यहां से इस कॉपर को निकाल देगा। जब ये कॉपर यहां से निकल जाएगा, ये कॉपर जब यहां से निकलेगा अलग, तो क्या आ जाएगा, जिंक इसकी जगह पे आ जाएगा। जब जिंक इसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या बनने वाला है, बनने वाला है जिंक सल्फेट। देखिए, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, ZnSO4। कैसे बना, जिंक अधिक क्रियाशील था, इसमें आया, कॉपर को यहां से हटा दिया और कॉपर को जब यहां से हटा दिया, SO4 के साथ कौन आ गया, जिंक आ गया, तो जिंक सल्फेट बन गया। और क्या बना,
यहां पर बना कॉपर, जो अलग हो गई, वहां से विस्थापित हो गई, वह कॉपर धातु अलग हो गई है। समझ आया? देखिए फिर से मैं एक बार बताऊं, जिंक जो अधिक क्रियाशील है, एक अन्य धातु के लवण जो कॉपर है जो कम क्रियाशील है, यहां पर अभिक्रिया करेगा और आएगा, कॉपर को वहां से विस्थापित कर देगा। उसके विस्थापित होते ही कॉपर तो अलग हो जाएगी, जिंक उसकी जगह ले लेगा, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। ठीक है, यह जो अभिक्रिया है आपसे विस्थापन के अंदर भी पूछी जा सकती है, और आपसे यहां पर पूछा जाए कि धातु लवण के साथ अभिक्रिया होगी तो उसमें भी इसको उदाहरण दिया जा सकता है। यहां पर इनका जो रंग है उसके कारण भी यह महत्वपूर्ण है। कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है, कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो जब तक हमने इसके अंदर जिंक को नहीं मिलाया है, अर्थात जिंक के साथ अभिक्रिया नहीं करवाई है, तब तक कॉपर सल्फेट का जो घोल है वह कैसा होगा? नीले रंग का होगा। ठीक है, और जब जिंक इस कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर देगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिसका रंग गायब हो जाएगा, अर्थात यह रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा। तो यह अभिक्रिया हमारे पास है कि जब हम जिंक को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है जो रंगहीन होता है और कॉपर धातु बनती है। ठीक है, यहां पर आपके पास एक अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वह क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? देखिए, ये हमारे पास एक बर्तन है, कंटेनर। इस कंटेनर में हमने कॉपर सल्फेट का घोल लिया हुआ है। कौन सा घोल है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, और हम क्या इसमें जिंक की कोई रोड जो है वो, या जिंक की कोई छड़ जो है, ये छड़ किसकी है? जिंक की है। तो आपसे एक सीधा सा प्रश्न यहां पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड को डुबोकर रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? हम यहां पर जिंक की छड़ है, उसको कॉपर सल्फेट का विलयन है, क्या उसमें डुबोकर रख पाएंगे? बताइए क्या हो सकता है? नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है। ये जो धातु जो इसमें डूबी हुई है ये अधिक क्रियाशील है, यहां कॉपर सल्फेट में डूबी हुई है। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट में डूबी हुई रहेगी तो वहां से कॉपर को हटा देगी, कॉपर को हटा देगी, खुद उसके अंदर घुल जाएगी, खुद घुल जाएगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो जब ये यहां पर जिंक कॉपर को हटा करके खुद घुल जाएगी तो इसका मतलब है कि थोड़े ही समय बाद ये यहां इस कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएगी, अर्थात ये छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में गायब हो जाएगी। तो हम इस छड़ को, अर्थात जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोकर नहीं रख सकते। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वह कैसे? यहां पर अब की बार हम इसकी छड़ नहीं ले रहे हैं, छड़ की बजाय हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास यहां पर कंटेनर है, बर्तन है, यही हमने जिंक का बना हुआ ले लिया। जिंक का बर्तन, उसमें कॉपर सल्फेट को भर के रखा जा सकता है। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि क्या जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट के विलयन को भर के रखा जा सकता है? क्या जवाब होना चाहिए? रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जो ये बर्तन है, इसकी जो सतह है वो किसकी बनी हुई है? जिंक धातु की बनी हुई है, और जिंक धातु कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद यहां से टूट करके कहां चला जाएगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करने में चला जाएगा। जब वो यहां से हट जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? यहां बनने वाला है होल, अर्थात छिद्र बन जाएगा। अर्थात थोड़े ही समय बाद यह जो हमारे पास कंटेनर है, बर्तन है, ये गलने लगेगा, इसमें छिद्र होने लगेंगे। तो हम क्या इसमें कॉपर सल्फेट के घोल को जिंक के बर्तन में रख सकते हैं? कदापि नहीं रख सकते। तो आपको याद रखना है, बात एक ही है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर रही है और धातु का लवणीय बना रही है और धातु बना रही है, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
आपको ध्यान रखना होगा कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। चलिए हम ऐसा ही एक और उदाहरण लेते हैं। अगले उदाहरण को देखने से पहले आइए हम इसी अभिक्रिया को समझते हैं कि अभिक्रिया होगी किस प्रकार से। हम एक बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट लेंगे और उसमें जिंक के ग्रेन्युल्स डालेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से कॉपर सल्फेट का जो रंग है कुछ समय के बाद रंगहीन हो जाता है, अर्थात जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग से पड़ा हुआ दिखाई देता है। देखना चाहेंगे इस अभिक्रिया को कि यह किस प्रकार से होती है। चलिए तो आइए स्टूडेंट्स एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि जब एक धातु किसी दूसरी धातु के लवण से अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार से वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। देखिए यहाँ पर हम एक धातु ले रहे हैं जिंक। ये जिंक धातु है और जिंक धातु अधिक क्रियाशील है यहाँ पर किससे, जो हम यहाँ पर एक दूसरा धातु का लवण ले रहे हैं जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। और उस कॉपर सल्फेट में यहाँ पर देखिए आप ये कॉपर धातु है। देखिए तो कॉपर जो है वो कम क्रियाशील है, जिंक जो है वो अधिक क्रियाशील है। तो क्या होगा, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर का विस्थापन कर देगा और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। इस अभिक्रिया को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार करेंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले कॉपर सल्फेट लेते हैं और कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को हम यहाँ पेट्री डिश में निकाल लेते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग नीला है। ये देख सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट का जो रंग है वह किस प्रकार का है, नीला है। ये कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं। हम इन क्रिस्टल्स को लेंगे और किसके अंदर डालेंगे, हमें इनको जो फ्लास्क है उसके अंदर डाल लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ फ्लास्क के अंदर इनको डाल लिया है और डालने के बाद में मुझे क्या करना है, इसका विलयन तैयार करना है। इसके विलयन के लिए मुझे कुछ जल की आवश्यकता होगी। यहाँ बोतल में मैंने जल लिया हुआ है और ये मेरे पास क्या था, फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। अभी मैं इसमें जल मिलाता हूँ ताकि इसका जो घोल है वह तैयार हो जाए। आपको घोल तैयार करने से पहले ये देखना होगा कि कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग जो है वह नीला है। जब इसका विलयन हम बनाएंगे तो इसके विलयन का जो रंग होने वाला है वह भी कैसा होगा, वह भी नीला ही होने वाला है। इस पर मैं कॉर्क लगा देता हूँ और कॉर्क लगा करके इसका विलयन तैयार करता हूँ। देखते हैं यहाँ पर देखिए अभी भी कुछ क्रिस्टल्स इसमें शेष हैं, तो अभी हमें इसको और मिलाना है और जब तक ये सारे क्रिस्टल्स इसके अंदर मिल ना जाएं हमें इसको दोहराते रहना है। इसको लगातार हमें शेक करते रहना है, हिलाते रहना है। जब हम इसको लगातार हिलाते रहते हैं तो जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो यहाँ पर जल के अंदर घुल जाएंगे और हमारे पास क्या बनेगा, एक कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर इसके रंग को देख सकते हैं, नीले रंग का। यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो गया है। अभी हम इसको रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक दूसरी धातु है जिसका मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर जिंक धातु है। अभी मुझे जिंक धातु के कुछ ग्रेनुअल्स लेकर के और कॉपर सल्फेट विलयन के अंदर डालने हैं ताकि यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हो सके। यहाँ पर हम कुछ ग्रेनुअल्स लेते हैं और ग्रेनुअल्स को आप देखें कि उनका रंग कैसा होता है, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि उसका रंग नीला नहीं है। ये मेरे पास देखिए यहाँ पर जिंक के कुछ ग्रेनुअल्स हैं। इन ग्रेनुअल्स को मुझे क्या करना है, इन ग्रेनुअल्स को मुझे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसके अंदर डाल देना है। जब मैं इन ग्रेनुअल्स को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाल देता हूँ और लगातार उसको मैं जब हिलाता हूँ, अर्थात जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ लगातार जब मैं अभिक्रिया करवाता हूँ, अभिक्रिया उन दोनों के बीच में होगी। होने के बाद क्या होने वाला है हमें उसको देखना है।
तो हम जब इसको लगातार थोड़ी देर तक हिलाते हैं तो हम पाएंगे कि जो नीला रंग है वह फेड होता चला जा रहा है, अर्थात हल्का होता चला जा रहा है। अभी हमें इसको और थोड़ा सा समय देना होगा ताकि यहाँ पर जो सारे ग्रेनुअल्स हैं वो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर का विस्थापन कर दें। इस प्रकार से जब हम इसको लगातार हिलाते रहते हैं तो हमारे पास अंत में जो नीला रंग है, देख पा रहे होंगे आप, जो नीला रंग है वो पूर्णतः गायब हो जाता है, अर्थात जो विलयन है वह क्या बन जाता है, वह कलरलेस हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, कलरलेस विलयन यहाँ पर बन गया है। और इस कलरलेस घोल के अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसके बॉटम में, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो नीचे अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कॉपर इसके अंदर पड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील धातु के लवण से अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वह उसको विस्थापित कर देती है। इस क्रियाकलाप के बाद अब हम चलते हैं एक दूसरे उदाहरण की ओर। इस बार हम ले रहे हैं यहां पर आयरन, Fe, आयरन का संकेत होता है Fe, और इसको मैं यहां कॉपर सल्फेट के साथ ही दोबारा से पुनः अभिक्रिया करवा रहा हूं। ये देखिए कॉपर सल्फेट के साथ मैंने यहां पर फिर से अभिक्रिया करवाया आयरन को। यहां पर आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। आपके दिमाग में यहां पर एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। क्या प्रश्न? यह प्रश्न कि आपको कैसे पता चला कि आयरन ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम है, या जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है? बहुत साधारण सा जवाब है इसका। हम क्रियाशीलता श्रेणी देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज, किसकी? धातुओं की। हम धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगा रखा है। सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु ली हुई है, फिर उसके नीचे उससे कम क्रियाशील, उसके नीचे उससे कम क्रियाशील, उसके नीचे उससे कम क्रियाशील, ऐसे करके सभी धातुओं को घटते हुए उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कर रखा है एक कॉलम के अंदर, एक स्तंभ के अंदर। उस कॉलम को, उस श्रेणी को हम बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की उस क्रियाशीलता श्रेणी को आपको याद करना होगा। अगर आपने वहां पे धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को याद कर लिया, उनके क्रम को याद कर लिया, तो आप वहां पे बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। उस धातु की क्रियाशीलता श्रेणी को हम इन उदाहरणों के तुरंत बाद अध्ययन करने वाले हैं। आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। चलिए अभी हम इस उदाहरण को देख लेते हैं। यहां पर आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील है, वो जाएगा कॉपर को यहां से हटा देगा, और जब यहां से कॉपर को हटा देगा खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। जब खुद यहां पर आ जाएगा तो बन जाएगा FeSO4। क्या बनने वाला है? FeSO4, फेरस सल्फेट। और क्या बनने वाला है? क्या निकल जाएगा यहां से? ये कॉपर निकलने वाला है। इस कॉपर का यहां से विस्थापन हो जाएगा, कॉपर यहां से निकल जाएगा, कॉपर अलग मिलेगा हमें। यह अभिक्रिया होगी हमारे पास। इस अभिक्रिया में यदि हम रंग की बात करें तो जो हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका रंग जो है वह कैसा होता है? नीला होता है। कैसा रंग होता है? नीला होता है। और जब यह यहां से आयरन इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और आयरन सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट का रंग दूसरा होगा, नीला नहीं होगा, उसका रंग होता है हरा। तो यहां पर हमारे पास जो आयरन सल्फेट बनने वाला है उसका रंग कैसा होगा? हरा होगा। तो हरे रंग का अगर कोई पदार्थ बना, कब? कॉपर सल्फेट के साथ मिलाने पर आयरन के, तो वह क्या होगा? आयरन सल्फेट होगा। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि जब कोई धातु किसी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का लवण ही बनता है। FeSO4 लवण है आयरन का, तो एक धातु का लवण बनता है और धातु का निर्माण होता है। चलिए एक और उदाहरण यहां पर देखते हैं। यहां पर
इस बार मैं धातु ले रहा हूं कॉपर और उसको मैं अभिक्रिया करवा दूं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। जब कॉपर AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने की वजह से कॉपर यहां पर सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और सिल्वर जब विस्थापित हो जाएगा तो क्या बनने वाला है? बनने वाला है कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? CuNO3 ट्वाइस। क्या बनने वाला है यहां पर? CuNO3 ट्वाइस बनने वाला है। ये क्या है? ये कॉपर का लवण है अर्थात कॉपर नाइट्रेट कॉपर का साल्ट है। और साथ में क्या बनेगा? ये सिल्वर यहां से निकल जाएगा। सिल्वर निकल जाएगा तो Ag अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया क्यों हुई है? ये अभिक्रिया इसलिए हुई है क्योंकि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है, इसलिए इसमें से ये कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देगा और बना देगा कॉपर का नाइट्रेट और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अभिक्रिया है वह तभी होगी जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण में से उस धातु को विस्थापित कर देगा। तो यदि हम यहां पर उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब क्या है? मैं यहां पर सिल्वर ले लेता हूं Ag और उसको अभिक्रिया करवा दूं मैं कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ, तो क्या अभिक्रिया होगी? कदापि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर कम क्रियाशील है और कॉपर ज्यादा क्रियाशील है। तो सिल्वर या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को नहीं हटा पाएगा और जब नहीं हटा पाएगा तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपको यहां बताना होगा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है, तभी आप इन अभिक्रियाओं के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी धातु किस धातु लवण में से धातु को स्थापित करेगी कि नहीं करेगी। यह निर्धारित करने के लिए हम एक सारणी का यूज करते हैं, एक सीरीज का यूज करते हैं। उस सीरीज का नाम है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी अर्थात रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आइए उसको देख लेते हैं पहले कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है क्या, किस तरीके से उसमें धातुओं को व्यवस्थित किया गया है। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। देखिए धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी होती क्या है? जब हम विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वह श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। क्या होगी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी? वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस श्रेणी को हम धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। The series in which metals are arranged in decreasing order of their reactivity, that series is called reactivity series of metal। इस सीरीज में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होगी वो सबसे ऊपर होगी। यहां पर सबसे ऊपर कौन है? पोटाशियम। पोटाशियम सबसे अधिक क्रियाशील है इस श्रेणी में। उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम। सोडियम उससे कम क्रियाशील है। सोडियम से नीचे आता है कैल्शियम। कैल्शियम यहां पर तीसरे नंबर पर क्रियाशील है। उससे कम है मैग्नीशियम। उससे कम क्रियाशील है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और इस प्रकार से यहां पर हम घटते हुए नीचे तक आ गए। सबसे कम क्रियाशील है यहां पर Au अर्थात गोल्ड, सोना जिसको कहते हैं। तो यहां पर इस श्रेणी के अंदर मैंने धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के अनुसार व्यवस्थित किया है। इस क्रियाशीलता श्रेणी को आपको अच्छे से याद करना है, इनके क्रम के अनुसार याद करना है। कहीं आपने उल्टा कर दिया, जिंक पहले याद कर दिया और एल्यूमिनियम बाद में याद किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है यहां पर अधिक क्रियाशील है, जिंक कम क्रियाशील है। तो इसको इसी क्रम के अनुसार हमें याद करना होगा। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आप इनको किस प्रकार से याद करेंगे? एक सेंटेंस यहां हम बनाते हैं। वह सेंटेंस क्या है?
देखिए यहां पर हम याद करें के का हम याद कर लें काशी, Na नाथ, काशीनाथ, Ca वैसे तो कैल्शियम होता है पर हम यहां पर इसको याद करने के लिए का बोल सकते हैं, काशीनाथ का। Mg मैग्नीशियम होता है पर हम यहां पर इसको M को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द उपयोग करते हैं माली, काशीनाथ का माली। Al आलू, काशीनाथ का माली आलू। Zn जिंक होता है पर जरा, आलू जरा। Fe फीके, फीके, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, फीके से। Pb पकाता, पकाता H है, आधा हो गया है। अर्थात इस पूरी क्रियाशीलता श्रेणी को याद करने के लिए एक सेंटेंस हमारे पास यहां बन गया है। कोई काशीनाथ मालिक है, ठीक है, उसका माली क्या करता है, फीके से आलू पकाता है। तो आपको यहां से याद करना होगा के फॉर काशी, Na नाथ, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीके, Sn टिन होता है से, Pb पकाता H है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, आधा हो गया। इसके बाद अब काशीनाथ का जो माली है वो रिप्लाई करेगा, क्या कहेगा, कौन है आगे आओ। अर्थात कौन बोल रहा है, सामने आके बोलो। तो क्या आएगा यहां पर देखिए, सी यू कौन, एच जी को हम ले लेते हैं, यहां पर है कौन है, ए जी आगे आओ, कौन है आगे आओ। किसी ने शिकायत की, ये कहा कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो काशीनाथ का माली जो है इस बात को सुनकर क्या कहता है, कौन है आगे आओ। तो ये पूरा हमारे पास यहां पर जो मुख्य धातु हैं उनकी क्रियाशीलता श्रेणी याद हो जाती है। इस ट्रिक को आप याद कीजिएगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, फिर काशीनाथ के माली का रिप्लाई है कि कौन है आगे आओ। ठीक है, चलिए इस क्रियाशीलता श्रेणी को आपको अच्छे से याद करना है और इस ट्रिक को आप चाहे तो लिख लें और लिख करके फिर याद कर लें। इसके बाद हम चलते हैं आज के अपने दूसरे गुणधर्म की ओर, अर्थात धातुएं जब रासायनिक रूप से क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है। चलिए देखते हैं धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। देखिए आप याद रखिएगा, धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो धातुओं का क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो धातु का क्लोराइड बनेगा। अच्छा, धातु का जो क्लोराइड होगा वह कैसा होगा। क्लोराइड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आयनिक क्लोराइड, एक सहसंयोजी क्लोराइड। आयनिक क्लोराइड कौन से होंगे, आयनिक क्लोराइड वो होंगे जिनको तोड़ने पर आयन बन जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, NaCl क्लोराइड है, धातु है सोडियम और क्लोरीन जुड़ा हुआ तो सोडियम क्लोराइड, धातु का क्लोराइड है। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, सोडियम आयन बनने वाले हैं और क्लोराइड आयन बनने वाले हैं। तो ऐसा कोई क्लोराइड जो तोड़ने पर आयंस दे दे उसको बोलते हैं हम आयनिक क्लोराइड। और दूसरा होता है सहसंयोजी क्लोराइड, वे क्लोराइड जो तोड़ने पर आयन ना दे, आयनों का निर्माण ना करें, उनको बोलते हैं सहसंयोजी क्लोराइड। ठीक है, अर्थात हम इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, वे क्लोराइड जो विभिन्न प्रकार के आवेशों के आयनों के जुड़ने से बनते हैं, जिनमें एक आयन क्लोरीन का हो,
उसको हम बोलते हैं धातु का क्लोराइड। और सहसंयोजी क्लोराइड वे क्लोराइड होते हैं जिनमें जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का परस्पर सहसंयोजन हो, उनमें एक तत्व क्लोरीन हो, तो वह सहसंयोजी क्लोराइड होगा। चलिए यहां पर धातु का क्लोराइड बनेगा जो कैसा होगा आपको याद रखना है, जो आयनिक प्रकृति का होगा, अर्थात जिसको हम अगर तोड़ेंगे तो वह हमें टूट करके आयन प्रदान करेगा। यहां पर हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण ले लेते हैं, तो यहां पर हमें कौन सी धातु लेनी होगी, Na। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, सोडियम क्लोराइड बनने वाला है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में यहां पर अभिक्रिया हो जाएगी और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड आयनिक क्लोराइड है, टूट करके आयन दे रहा है ना। एक और उदाहरण देखें, चलिए मैं यहां पर ले लेता हूं पोटाशियम धातु। पोटाशियम धातु को मैं यहां पर अभिक्रिया करवा दूं क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनने वाला है, पोटाशियम क्लोराइड बनने वाला है, KCl। अगर हम इस KCl को यहां पर तोड़ते हैं तो कौन कौन से आयन बनेंगे, इसके टूटने पर पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे, ये दोनों आयन बनेंगे। तो ये जो पोटाशियम क्लोराइड है यहां पर, यह भी कैसा है, आयनिक क्लोराइड है ना। चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम धातु है हमारे पास, उसको हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनने वाला है, MgCl2 बनने वाला है। ये देखिए ये भी आयनिक क्लोराइड बनाएगा, मैग्नीशियम आयन अलग हो जाएंगे Mg2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दे सकते हैं हम यहां पर, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनना चाहिए। एक और उदाहरण ले रहे हैं, यहां पर मैं उदाहरण ले रहा हूं एल्यूमिनियम, जो अति महत्वपूर्ण धातु है। एल्यूमिनियम को भी जब मैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनने वाला है। एक बात यहां पर आपको याद रखनी होगी, जितनी भी धातुएं हम यहां पर ले रहे हैं, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारी एक समान क्रियाशील नहीं है। इनमें से कुछ धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और कुछ धातुएं वो कम क्रियाशील हैं। तो जो अधिक क्रियाशील है वो तो क्लोरीन से तुरंत अभिक्रिया कर देंगी और उनके क्लोराइड बना देंगी, क्लोराइड की प्रकृति आयनिक होने वाली है। जो कम क्रियाशील है वो भी अभिक्रिया तो करेंगी, लेकिन कुछ परिस्थितियां उनको हमें प्रदान करनी होंगी। उन परिस्थितियों को जब हम प्रदान करेंगे तब वो उनके क्लोराइड में बनेंगी क्लोराइड ही। कैसे, आयनिक, याद रखना है आपने। तो ये था हमारे पास आज की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे गुणधर्म की ओर, और यह हमारा कुल मिलाकर के छठा गुणधर्म होगा। छठे गुणधर्म में मैंने आपको बताया था हम धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं कि धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है। आइए देखते हैं। देखिए आपको याद रखना है, यदि धातुएं सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं यहां पर, यदि धातुएं सामान्य रूप से अभिक्रिया करेंगी हाइड्रोजन से तो कोई उत्पाद नहीं बनाएंगी। अर्थात सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये मैं कब बोल रहा हूं, सामान्य रूप से अर्थात सामान्य रूप से धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, यह प्रश्न अब हमारे पास आता है। देखिए धातुएं क्या होती हैं, धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। वे तत्व, यहां पर धातु को मैं M से प्रदर्शित कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और किस में बदल जाएगा, धन आयन में बदल जाएगा। तो यहां पर धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बना करके फिर क्रिया करती हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को यहां पर देखते हैं तो हाइड्रोजन भी यही करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और वो भी धन आयन में बदल जाता है। और जब धन आयन बनते हैं दोनों के, यहां पर देखिए धातु का भी धन आयन है और हाइड्रोजन का भी धन आयन है,
तो धन आयन कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। एक जैसे जिनमें आवेश है उनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है। सेम चार्ज वाले हमेशा रिपेल करते हैं। एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, कभी जुड़ते नहीं हैं। तो ये जो धातु है यहां पर अलग भागेगी और जो हाइड्रोजन का आयन है वह अलग भागेगा। धातु का आयन अलग भागेगा और हाइड्रोजन का आयन अलग भागेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर धन आवेश है। तो दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करेंगे, दोनों जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों पर एक जैसा आवेश है। आया समझ में? तो आपसे पूछा जाए कि धातुएं सामान्य रूप से जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, आपका जवाब क्या होगा कि धातुएं सामान्य रूप से हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही धातु भी और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं और एक जैसे आयनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, वे आपस में जुड़ते नहीं है और जब वो जुड़ते नहीं है तो उनसे कोई उत्पाद भी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से एक धातु दूसरे हाइड्रोजन के साथ कभी नहीं जुड़ेगी। हां, कुछ अपवाद जरूर है। यदि कोई ऐसी धातु यहां पर आ जाए, जो खुद तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे लेकिन यहां पर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मजबूर कर दे। जब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मजबूर कर देगा तो क्या होने वाला है, फिर जब यहां पर ये हाइड्रोजन जो था, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था अभी तक, ये धातु इतनी ताकतवर आ गई कि इलेक्ट्रॉन खुद तो दे रही है लेकिन हाइड्रोजन को ये फोर्स कर रही है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना है यहां पर। तो जब हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और जब ऐसा हो गया और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जो धातु ने दिया था, तो वहां पर ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, जुड़ जाएंगे ये यहां पर। और एक यहां पर MH अर्थात धातु का H मतलब हाइड्राइड बनेगा। जो धातुएं अधिक क्रियाशील हैं वह धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातुओं का हाइड्राइड बनाती हैं। अधिक क्रियाशील धातु ही हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी और वो धातु का हाइड्राइड बनाएगी, बाकी सामान्य रूप से धातुएं अभिक्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी? अभी अभी हमने क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ी थी। सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है। ये हाइड्रोजन को फोर्स करेंगे कि वो इनके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और जब हाइड्रोजन उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो धातु का हाइड्राइड बना देगा। उदाहरण देख ले, देखिए सोडियम है मेरे पास ये Na, और इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस H2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? बनता है NaH। NaH का मतलब है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड की भी यहां पर दो प्रकृति होती है, एक आयनिक, एक सहसंयोजी। आयनिक हाइड्राइड वो होते हैं जो टूट करके वियोजित होकर के आयन प्रदान करें, उनको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। आयनिक तो जो धातुएं, जो भी धातुएं अभिक्रिया कर रही है, सारी तो करेंगे नहीं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती हैं तो उनका धातुओं का आयनिक हाइड्राइड बनाने वाली है। यहां पर सोडियम ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की तो सोडियम हाइड्राइड बन गया। सोडियम हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड है। कैसे? ये टूट करके आयन देने वाला है। कौन कौन से आयन देने वाला है? सोडियम आयन देने वाला है, प्लस में हाइड्रोजन आयन देने वाला है, Na+ और H नेगेटिव ये देने वाला है। तो ये कैसा हाइड्राइड हो गया? सोडियम का हाइड्राइड हो गया जो आयनिक प्रकृति का है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण लेते हैं। कैल्शियम धातु है, कैल्शियम धातु भी अधिक क्रियाशील है। वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है और कैल्शियम का हाइड्राइड बना देती है, CaH2। यह हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्राइड। और यह भी कैसा होगा? आयनिक होगा, क्योंकि टूट करके कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि धातुएं किस प्रकार धातु लवण से अभिक्रिया करती है, धातुएं किस प्रकार क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है और धातुएं किस प्रकार हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है। आशा है आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप अपने अध्यापक से मिलकर के समस्याओं का निदान करिएगा। इसके साथ ही
आज मैं भी आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, आप उस होमवर्क को ध्यान से नोट करिएगा और उसको हल करने का प्रयत्न कीजिएगा। धन्यवाद।